हाय, माई सेल्फ डॉक्टर यतिन गंगानिया। और आज मैं डैम्स के थ्रू अपनी स्टोरी बताना चाहूँगा कि मेरा एमबीबीएस एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेरी पीजी प्रिपरेशन कैसी रही एंड स्कूल टाइम में मेरी कैसी रैंक्स रहती थी और मतलब कैसा स्टडी लेवल था मेरा। एक्चुअली आई वाज अ जस्ट बिलो एवरेज स्टूडेंट ड्यूरिंग माय 10th class. I only got 80% marks. And after that I improved in 12th class. After that I improved in NEET UG. NEET UG में मेरी रैंक 5000 रही थी. It's not that great but it's that much good कि आपको एक कॉलेज मिल जाए, पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज मिल जाए, बस वो इतनी रैंक थी। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि मेरे को कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो फिर थोड़ा-थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ भी रहा था, लेकिन डाउट्स तो साथ में रहते ही हैं कि 5000 ही रैंक है, फिर आगे भी कितना इम्प्रूव हो पाएगा, पीजी तो और भी हार्ड होगी, उसमें और भी ज़्यादा अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। तो बस फिर उसी को सोचते-सोचते फिर सीनियर्स से ही पूछते हैं हम और हमारे पास बचता ही कौन है। फिर सीनियर्स भी मोस्टली यही रहते हैं, उनके भी नेगेटिव थॉट्स ही रहते हैं पीजी के बारे में, क्योंकि मोस्टली सीनियर्स होते हैं कि जिनका लेवल अच्छा होता है वो आपको पॉजिटिव देंगे। लेकिन मोस्टली सीनियर्स होते हैं जो खुद मतलब नीट पीजी में इतना अच्छा नहीं कर कर पा रहे, तो वो आपको बोलेंगे कि आप भी नहीं कर पाओगे। इतना कोई वो नहीं है नीट पीजी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कोई भी पीजी एग्ज़ाम। इट्स जस्ट कि अगर आप एमओ भी बन जाओ वो भी बहुत अच्छी बात है। आप आईएनआई-सीटी के बारे में तो कोई बात भी नहीं करता था। आईएनआई-सीटी को तो सब कोई ऐसे मानता था जैसे कि पता नहीं एग्ज़ाम है या फिर कोई मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड इज़ समथिंग लाइक दैट। तो फिर मतलब सब अपने डाउट्स मेरे पे डाल रहे थे। फिर उनके डाउट्स से कुछ मेरे डाउट्स थे वो और बढ़ते जा रहे थे। फिर साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर करें तो ऐसा लगता था मज़ाक बनाएँगे, और बनाते भी थे क्योंकि वो भी खुद इसी एनवायरनमेंट में थे कि उन्हें भी यही बताया जा रहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हो पाएगा। आईएनआई-सीटी तो बहुत अलग चीज़ होती है, हम नहीं कर सकते ये। उसके बाद फिर आई जस्ट इन फर्स्ट ईयर मैंने कोशिश की कि मैं अपना बेस बनाऊँ बस यूट्यूब वीडियोज़ से देख के और कुछ सीनियर्स की हेल्प से। मैंने अपनी थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ी, गाइटन एंड रॉबिन्स। मोस्टली वो सीनियर्स थे 1-2 जो मुझे पढ़ा देते थे। खुद से पढ़ना तो इतना आसान नहीं होता वो बुक्स भी। फिर उसके बाद मैंने प्री फाउंडेशन जॉइन कर लिया। उसमें भी लोग यही बोलते थे कि अभी तैयारी करना बहुत जल्दी हो जाएगा, आराम से करियो। अभी सेकंड ईयर है, अभी मज़े कर। फिर उसके बाद मैंने अपना डैम्स जॉइन किया था। वहाँ पे डैम्स मेवात में ही एक सैटेलाइट सेंटर था। वहाँ पे सब सही जा रहा था, पर इतना सीरियस भी नहीं था मैं भी, तो कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स थे वो मैंने छोड़ भी दिए थे। फिर उसके बाद थर्ड ईयर आ गया, प्री फाइनल ईयर आ गया, उसमें थोड़े और सीरियस हुए। उसके बाद क्या हुआ कि कोविड आ गया, कोविड से सैटेलाइट सेंटर बंद हो गया। तो फिर ई-मेडिकोज़ जस्ट स्टार्ट ही हुआ था 1-2 साल पहले, तो एक बार मैंने अपना प्री फाउंडेशन वहाँ से कर लिया, तो मैं सोच रहा था फाउंडेशन भी वहीं से करते हैं, तो एक आइडिया रहेगा कि जो प्री फाउंडेशन में रह गया शायद वही टीचर्स फाउंडेशन में करा देंगे। डैम्स का ये भी रहता है कि प्री फाउंडेशन में जैसे हिमैट नहीं कराते, हिमैट करा देते प्री फाउंडेशन में लेकिन फाउंडेशन में नहीं कराते, कुछ सब्जेक्ट्स प्री फाउंडेशन में छोड़ देते हैं, फाउंडेशन में करा देते हैं। तो मतलब इट्स बेटर कि आप प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन वो सारे एक जगह से करो, और ख़ासकर डैम से, तो मतलब वो काफ़ी अच्छे सॉलिड और क्रिस्प नोट्स होते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो बहुत ज़्यादा लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा नोट्स रखे हैं और उन्हें पढ़ने में दिक्कत आएगी। तो डैम्स का एक बहुत अच्छा ये बेनिफिट मेरे लिए था। और उसके बाद फिर मैंने नीट पीजी टीएनडी जॉइन किया। लेकिन इंटर्नशिप में मेरे खुद के कुछ मेंटल इश्यूज़ हो गए थे। मैंने भी लोगों की बातों को और अपनी बातों को ओवर जनरलाइज़ कर लिया था, ज़्यादा सोचने लग गया था, और फिर आते-आते इतनी बेकार हालत हो गई थी कि आई हैव टू टेक एंटी डिप्रेसेंट्स, एंड वाज़ दैट लो फेज़ कि मैं खुद जा भी नहीं पा रहा था डॉक्टर के पास। बड़ी मुश्किल से मैं गया, फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया, फिर धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ, और इम्प्रूवमेंट को भी काफ़ी टाइम लगा, ये नहीं कि अभी गया। मैंने ट्रीटमेंट भी जनवरी में स्टार्ट किया था, फिर मई तक तो मेरा थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर वहाँ से मैंने आईएनआईसीटी की तैयारी स्टार्ट की थी। आईएनआईसीटी फिर मेरा था कि मेरे को आईएनआईसीटी ही ट्राई करना है, नीट होगा देखी जाएगी नीट में जैसा भी होगा, इसलिए मैंने आईएनआईसीटी का प्री रिकॉर्डेड ही
टीएनडी लिया क्योंकि नवंबर के लिए डैम्स का कोई आईएनआईसीटी के लिए अलग से टीएनडी नहीं था, तो मई सेशन वाला ही मैंने आईएनआईसीटी टीएनडी लिया। उसमें उससे फ़ायदा ये हुआ कि उसमें टीचर्स जो क्वेश्चन देते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। उससे आपको प्रैक्टिस हो जाती है। वो क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर ही 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं। आईएनआईसीटी भी इतना हार्ड नहीं पूछता, आईएनआईसीटी भी 2-3 लेवल तक जाते हैं, लेकिन डैम्स के क्वेश्चन 5-6 लेवल तक चले जाते थे बहुत सारे क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन ऐसे होते थे कि जो मतलब प्रीवियस ईयर टॉपिक्स और न्यू टॉपिक्स और प्रोबेबली जो पूछा जा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग होते थे। तो वो मतलब काफ़ी मतलब उससे मैंने फिर अपने टीएनडी के भी नोट्स बनाए। दीप्ति मैम बोलती थी कि अगर आप अपने टीएनडी के नोट्स बनाओगे, तो आपको फ़ायदा होगा कि उनको लास्ट में रिवाइज़ करना ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। सो मैंने जितने हो सके उतने किए। मैं फाइनल ईयर के तो टीएनडी अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि 5 महीने में इतना कुछ करना पॉसिबल भी नहीं था। बट मेरी प्री फाउंडेशन, फाउंडेशन और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स की नॉलेज थी जो मेरे को मतलब इतना मुश्किल नहीं लग रहा था कि 5 महीने में भी करना। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस अब मेरे को थोड़ा रिवाइज़ करना है। और तो मतलब मैंने फाउंडेशन में, प्री फाउंडेशन में और एमबीबीएस लेवल में अपनी इंटर्नशिप के ड्यूरिंग काफ़ी कुछ सीख लिया है। बस कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं और वो काफ़ी मतलब कुछ फैक्चुअल टॉपिक्स थे जिन पे मेरी दिक्कत आ रही थी। कंसेप्चुअल डैम्स के टीएनडी से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए थे मेरे। फिर उसके बाद मैंने अपने टीएनडी के नोट्स किए और पिछले साल की नीट पीजी टीएनडी से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन मैंने अपनी डीवीटी पूरी कर ली थी। उससे मेरा फ़ायदा क्या हुआ कि अब मैं साथ के साथ कुछ जो रह जाता था डीवीटी में आईएनआईसीटी के लिए, मैं वो पीवाईक्यू अटेंड करता था, पीवाईक्यू का वापस अटेंड करता था, तो उस पॉइंट्स को मैं अपने ऐड कर लेता था। और लास्ट में आईएनआई पीवाईटी सेशन हुआ था, वो सारी चीज़ मिला के मैंने अपनी डीवीटी में ही अपनी सब ऐड कर लिया था। तो मतलब वो इतना था कि मैं लास्ट के 1 हफ्ते में रिवाइज़ कर सकूँ। और उस लास्ट के 1 हफ्ते से रिवाइज़ करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो फैक्चुअल होते हैं। सारा एग्ज़ाम कंसेप्चुअल नहीं आता, 60% एग्ज़ाम कंसेप्चुअल होता है और उसमें भी आपकी मेमोरी टेस्ट की जाती है कंसेप्ट्स में भी। तो मतलब वो लास्ट के 7 दिन का रिवीजन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि मेरे आईएनआई पीवाईटी और डीवीटी ने हेल्प की थी उसमें मेरी। तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ और साथ में मेरी डैम्स का सीबीटी का सबसे ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। उसमें मेरी रैंक 116 आई थी और आईएनआई-सीटी में 120, मतलब इतना ज़्यादा क्लोज़ था कि मतलब 116 120 मतलब कि पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया ये तो डैम्स ने मेरी रैंक कितनी रहेगी। बट मैं इतनी रैंक से काफ़ी खुश था क्योंकि मतलब मेरे को तो सर्जरी लेनी थी। होपफुली मेरे को अब एम्स से मिल ही जाएगी सर्जरी और देखते हैं। बट आई एम सैटिस्फाइड विद माय रिज़ल्ट एंड आई एम सैटिस्फाइड विद माय प्रोग्रेस कि 80% 10th क्लास से 120 आईएनआई-सीटी इज़ नॉट दैट ईज़ी एंड इट्स जस्ट गिव मी मोटिवेशन टू प्रोग्रेस इन फ्यूचर आल्सो। अब मेरे को ना सर्जरी से डर है, ना नीट सुपर स्पेशलिटी से डर लग रहा है, क्योंकि अगर ये कर लिया तो आगे भी हो ही जाएगा, ठीक है? और बहुत सारे सीनियर्स होते हैं, जूनियर्स हैं मेरे, वो भी मेरी तरह काफ़ी ओवर जनरलाइज़ कर लेते हैं चीज़ों को। मतलब एक ही चीज़ को इतना सोचेंगे कि वो मतलब आप उसको आगे कर ही नहीं पाओगे। तो उससे आपको भी दिक्कत होगी, ना आप आगे बढ़ पाओगे, ना आप उस पे कुछ कर पा रहे। इट्स बेटर कि आप किसी फैकल्टी में या अपने फ्रेंड में, सीनियर में या खुद में कुछ फ़ेथ रखो और बस आगे बढ़ो। अपनी आप स्टडीज़ को एज़ अ मेडिटेशन भी यूज़ कर सकते हो। मेडिटेशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ही तो बनानी होती है। जस्ट पढ़ते वक़्त आप अपनी पूरी कंसंट्रेशन पढ़ाई में लगा दो। ना रिज़ल्ट की सोचो, ना मतलब पीछे की सोचो कुछ, बस अभी पढ़ाई में जो टॉपिक चल रहा है, उसमें ही सोचो। उसी को अपने पेशेंट से रिलेट करो, मतलब आपको कैसे हेल्प करेगा उससे रिलेट करो। मतलब वो आप अपनी पूरी कंसंट्रेशन एक जगह लगाओगे तो आपकी मेडिटेशन अपने आप हो जाएगी। और मेरे साथ ये होने लग गया था 1-2 महीने बाद, अगर मैं नहीं पढ़ रहा, तो मेरा स्ट्रेस ज़्यादा होता था। अगर मैंने 2-3 घंटे भी पढ़ लिए, तो मेरी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं मैनेज कर पाता था। और प्रिपरेशन ये नहीं होता कि आपकी हमेशा एक स्ट्रीमलाइन चलेगी या फिर एक पॉजिटिव स्लोप ही जाता रहेगा। मेरी तो मतलब बिल्कुल ऐसे स्पाइरोमेट्री की तरह थी, ऊपर नीचे चलती रहती थी। लेकिन एक एक चीज़ फिक्स थी, मेरी रिज़र्व वॉल्यूम। मतलब 2-3 घंटे तो थे कि जो मैं कि पढ़ पा रहा था। मतलब 2-3 घंटे मैं कैसे भी पढूँ, चाहे मन मार के पढूँ, कैसे भी पढूँ, पर मैं 2-3 घंटे पढ़ता था। कई-कई दिन ऐसे होते थे कि मैं 10-10 घंटे भी पढ़ लेता था। कई-कई दिन बस 2-3 घंटे पढ़ता था।
फिर उसमें मतलब जब भी मेरे को मतलब कोई दिक्कत होती थी, एंग्ज़ायटी इश्यू होते थे, तो मैं अपने दोस्तों को शेयर करता था और फैमिली तो हमेशा साथ ही रहती थी, इसलिए मैंने अपने 6 महीने, 5 महीने घर बैठ के पढ़ाई की थी। उसमें फैमिली का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था और मेरे दोस्त थे रंजोद, सीमा, चेतना और कुछ जूनियर्स, सौरभ, धर्मेंद्र और 1-2 जूनियर्स और थे और 2-3 सीनियर्स थे जिनसे मैं गाइडेंस लेता रहता था और अपने दोस्तों से शेयर करता रहता था। और वो भी मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब मेरे एम का मज़ाक बना रहे हो। मेरा एम स्टार्टिंग से यही था कि अब मेरे को आईएनआईसीटी से ही सर्जरी करनी है। सर्जरी कर रहे हैं तो कम से कम अच्छी जगह से तो करें। वैसे ही इतनी मुश्किल है, तो कम से कम ऐसी जगह से करें जहाँ थोड़ी ईज़ी हो सकती हो। तो मतलब वो भी मतलब बहुत ज़्यादा बूस्ट करते थे। मतलब कभी भी मैं उनको मतलब मैसेज पे, फ़ोन पे कैसे भी अपनी डाउट्स बताता था, वो हेल्प ही करते थे। बजाए कि मतलब एक तरह से मेरा मज़ाक बनाने से या फिर बात को टाल देने से कि छोड़ना क्या करेगा इतना पढ़ के, ऐसा किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये ज़रूर बोलते थे, "कोई नहीं पढ़ ले, 1 घंटा पढ़ ले बस, 2 घंटा पढ़ ले, इतना बहुत है, कल ज़्यादा पढ़ लियो। आज थोड़ा कम करेगा कोई बात नहीं, क्या होता है?" इसलिए मतलब 2-3 घंटे मेरे होते थे डेली के पढ़ने के और फिर 5-6 महीने मैंने अच्छी तरह तैयारी की जितना मेरे से हो पाया और फिर लास्ट में अच्छा काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा मेरे हिसाब से तो। और आई एम हैप्पी विद माय रैंक, आई एम हैप्पी विद माय प्रोग्रेस। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस दैट कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, जस्ट बिलीव। बाकी चीज़ें अपने आप तुम्हारे साथ आती रहेगी। आपका कंटेंट, आपका सोर्स, आपका मोटिवेशन, आपके दोस्त, जस्ट अपने आप ही साथ-साथ आते रहेंगे। और कंटेंट के लिए तो डैम से दूसरी जगह आई थिंक जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। मतलब इतने ज़्यादा कंसेप्ट उसमें बनाए होते हैं, इमरजेंसी सेक्शन, आईएनआई-पीवाईटी, डीवीटी, शॉर्ट कोर्सेज़ तो मतलब ऐसे हैं जो कोई भी प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड नहीं करता। शॉर्ट कोर्सेज़ आर द बेस्ट एंड आफ्टर दैट द डैम्स नोट्स। कभी उनको देख के लगेगा ही नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है। बस आपको लगेगा थोड़ा ही तो है, इतने से तो डर्मा के नोट्स हैं, इतने से तो सर्जरी के नोट्स हैं। ऊपर से सर्जरी और मेडिसिन तो आप डीवीटी में ही मतलब ऐड करके बहुत अच्छी कर सकते हो। मैंने लास्ट में यही किया था कि सर्जरी, मेडिसिन मतलब इतने बड़े सब्जेक्ट्स थे तो मैंने अपने डीवीटी में ही ऐड कर लिया। और फिर ओप्स गायनी का दीप्ति मैम बोलती थी माइंड मैप बनाओ। सो मैंने लगभग अपने सारे टॉपिक्स के माइंड मैप बना लिए थे। तो मतलब इन द एंड कि आपको नोट्स भी पढ़ सकते हो लास्ट के 10 दिन में। ठीक है? मतलब इट्स जस्ट कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी करो। आप ट्राई करो, सही में हो जाएगा। इतना कोई मुश्किल नहीं होता यार। सही में करके देखो, बहुत ईज़ी है। थैंक यू।